आप सभी का डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिफ। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां दिखाएंगे, फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन कर्नाटक में कर रहे हैं चुनाव प्रचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुदबिंद्री में अपनी पहली जनसभा में आज लगवाए जय बजरंगबली के नारे। कांग्रेस पर आतंकियों की मदद का लगाया आरोप, कहा जो लोग कर्नाटक में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। प्रधानमंत्री अकोला और बैगहोंगल में भी चुनावी जनसभाओं को करेंगे आज संबोधित। कर्नाटक के चुनावी घमासान में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा रैलियों और रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जुटा रही है जन समर्थन। वहीं कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी दलों के बड़े नेता भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। उपराष्ट्रपति ने कहा आज भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। उपराष्ट्रपति इम्फाल में धन मंजूरी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनडीएमसी के हजारों कर्मचारियों के लिए आज बड़ा दिन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 4000 से अधिक कर्मियों को नियमितीकरण का पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण कोरिया दौरे के दूसरे दिन आज जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के गवर्नर हयाशी नोबुमित्सु से की मुलाकात। स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देशों की ताकत का लाभ उठाने के लिए एक्सिम बैंक, NIIF और भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ JBIC के जुड़ाव को किया प्रोत्साहित। वित्त मंत्री ADB के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। हिंसाग्रस्त सूडान से अब तक 3000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत कल 231 भारतीय नागरिक सुरक्षित अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे। खेल की खबरों में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में आज भारत के निशांत देव पेश करेंगे अभियान की शुरुआत। वहीं आशीष चौधरी ने प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। IPL के आज पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात की दी 5 रन से शिकस्त। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन पर दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली चुनावी रैली मुदबिंद्री में की है। रैली की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय और बजरंगबली की जय के नारों के साथ की। ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಜಪಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ। जरा दोनों हाथ ऊपर करके
दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा का संकल्प कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा इरादा और प्रयास है कि भाजपा का संकल्प है कि कर्नाटक औद्योगिक विकास, कृषि विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में नंबर 1 बने। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। ये हमारा आने वाले वर्षों का रोड मैप है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं और यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं उन सबको वो पलटना चाहती है। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती, अगर देश प्रगति करता है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग कर्नाटक में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए भी सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ऐसे देशद्रोही लोगों पर दर्ज मुकदमे भी वापस ले लेती है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है।
और कर्नाटक में किस तरह का सियासी इस वक्त के हालात है, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मुदबिंद्री से। शैलेंद्र, महत्वपूर्ण चीज यही, क्योंकि अब लगातार हर दिन नए एक मसले और मुद्दे कर्नाटक की सियासत में देखने को मिले हैं। कल कांग्रेस के द्वारा जैसे ही बजरंग दल और पीएफआई पे बैन का मामला सामने आया, तो आज प्रधानमंत्री का रैली में जय बजरंग बली का नारा ये इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में। अपने आप में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार दिखाई पड़ रही है इस मसले पर। जी आनंद, जैसे ही कल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के तर्ज पर बजरंग दल को बैन करने की मांग की, हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है कर्नाटक से दिल्ली तक। और हमने देखा कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था, और कल भी प्रधानमंत्री ने रैलियों में इसका जिक्र किया। और आज भी जिस तरह से बजरंग बली के नारे लग रहे थे और इस बात का जिक्र किया गया शीर्ष स्तर पर बीजेपी के द्वारा, बीजेपी नेतृत्व के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी बहुत आक्रामक है। बीजेपी के आम कार्यकर्ता ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये रवैया पहले से ही रहा है और बार बार ये सोच सामने आती है। और आज तो प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी जनसभा में ये भी कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में किस तरह से धमाकों के दोषी को जेल से छोड़ दिया जाता है, जो तुष्टीकरण दिखाता है कांग्रेस पार्टी का। और हम जानते हैं कि राम को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं बीजेपी की तरफ से, अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए राम को लेकर कांग्रेस पार्टी का जिसकी जो सोच थी वो तो सामने आती रही थी, अब बजरंग बली को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है वो सामने आ गई है। और कर्नाटक में इसलिए भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि कर्नाटक में बजरंग बली को लेकर एक तरह से कहें विशेष लगाव खास तौर पर है, क्योंकि किष्किंधा पर्वत का जब जिक्र होता है तो हम देखते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा आस्था रखता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि पूरे कर्नाटक में बजरंग बली की पूजा होती है, लेकिन कुछ खास इलाकों में हम देखते हैं कि विशेष तौर पर बजरंग बली की पूजा होती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को घेरने का एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं बीजेपी को मिला है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसे बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है। बीजेपी कार्यकर्ता मुखर होकर बात भी कर रहे हैं और चुनावी जनसभाओं में हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर खूब राजनीतिक हमले भी किए जा रहे हैं और कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया जा रहा है। शैलेंद्र, बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों के तमाम स्टार प्रचारकों के आज भी धुआंधार रैलियां और रोड शो हैं। किस तरीके से आज का एक पूरा सियासी दिन रहने वाला है प्रमुख तौर पे? तो देखिए, आज अभी पहली रैली खत्म हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की, और इसके बाद 2 और रैलियां हैं अकोला और एक जगह पर और पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज दिन में अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम देखें तो उनके 2 रोड शो हैं। हमने कल देखा था प्रधानमंत्री की जो धुआंधार, हम जानते हैं कि चुनावी जनसभा चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हुई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार कर्नाटक के दौरे पर हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी देख रहे हैं कि धुआंधार प्रचार हो रहा है। तो प्रचार के लिहाज से हम कह सकते हैं कि पूरी तेजी आ चुकी है कर्नाटक में, और उसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब देखने को मिल रहा है। और बीजेपी अब आक्रामक है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र आने के बाद 2 मुद्दों पर। पहले जिस तरह से पीएफआई के तर्ज पर ये बजरंग बली, पीएफआई के तर्ज पर बजरंग दल की तुलना करते हुए और कहा कि बजरंग दल पर बैन किया जाएगा, उस पर बहुत आक्रामक है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस वादे कर रही है, बीजेपी ने कहा कि कोई रोड मैप नहीं है, कैसे उन वादों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो सत्ता में आने वाली नहीं है, इसलिए इस तरह की गारंटी दे रही है और कोई बिना रोड मैप दिए कुछ वादे जनता से कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी आक्रामक है कांग्रेस के वादों को लेकर, और मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो कुछ कहा है बजरंग दल को लेकर, बजरंग दल पर बैन को लेकर, उसको बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहें, क्योंकि अपने आप में कर्नाटक का रण बेहद दिलचस्प हो चुका है। इस बीच में विपक्ष भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। कर्नाटक के अगर प्रचार के लिहाज से बात की तो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, उसमें शिवमोगा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। इसके अलावा पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चिंतामणि कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। कर्नाटक के मांड्या में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी दल भाजपा पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। इस बीच जेडीएस ने
नेताओं ने भी पार्टी के पक्ष में अलग अलग कर्नाटक के जगहों पर जाकर पार्टी के हक में प्रचार किया है। निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों और उनके प्रचारकों से चुनाव प्रचार अभियान के दौरान संयम बरतने और चुनावी माहौल को खराब न करने का परामर्श जारी किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हाल के चुनावी भाषणों के मद्देनजर यह परामर्श जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श के अनुपालन के लिए तत्काल उचित और विधिक कदम उठाने का निर्देश दिया है। परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी संबद्ध राजनीतिक दलों और पक्षों को चुनाव आचार संहिता तथा मर्यादा के भीतर ही चुनाव प्रचार करना आवश्यक है। उनसे राजनीतिक भाषणों की गरिमा बनाए रखने और चुनावी माहौल को मर्यादित रखने के लिए भी कहा गया है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग के परामर्श का स्वागत किया है। और रुक करते इस वक्त की कुछ और ताजा तरीन खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह के मसले पर सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सेम सेक्स कपल्स को सोशल बेनिफिट्स देने पर विचार के लिए समिति बनाने को तैयार है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समिति बनेगी जो इस पर विचार करेगी कि अगर सेम सेक्स कपल्स की शादी को कानूनी मान्यता ना मिले तो उन्हें कौन कौन से सामाजिक फायदे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सेम सेक्स मैरिज के मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच सुनवाई कर रही है। देश भर से समलैंगिकों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि समलैंगिक जोड़ों के विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी मान्यता दी जाए। और हमारे सहयोगी विकास सारथी इस खबर पर हमारे साथ में मौजूद है। विकास, क्या कुछ महत्वपूर्ण बात केंद्र की ओर से रखी गई है? कैसे इस प्रकार के जो कपल्स हैं उनके हक संरक्षित हो सकेंगे? बिल्कुल आर्यन, पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इस बात को एडमिट किया था कि अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी तरह के परिवर्तन करते हैं तो उसका असर पर्सनल लॉ पर भी पड़ेगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय जो एक बात कही जा रही थी कि बगैर पर्सनल लॉ को छेड़े अलग अलग मजहबों के केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में नए प्रावधान जोड़ करके जो होमोसेक्सुअल जोड़े हैं उनको कानूनी वैधता दी जा सकती है। लेकिन जब उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कम से कम 160 ऐसे सेक्शंस बताए अलग अलग कानूनों के जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जितना आसान ये लग रहा है कहते समय ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और कोर्ट ने कहा कि हमारी मंशा है कि जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं उनको आने वाली दिक्कतें दूर हों, तो क्या उनको बगैर कानूनी मान्यता दिए इस चीज को अचीव कर सकते हैं, क्या इस चीज को पा सकते हैं? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने आज जब सुनवाई शुरू हुई तो ये कहा कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति बना सकते हैं जो समलैंगिक जोड़ों को होने वाली दिक्कतों को एड्रेस करने के लिए जरूरी कदम क्या हो सकते हैं इन पर विचार करें। खासतौर से जैसे जो इस तरह के जोड़े हैं वो एक कपल्स एक दूसरे के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकते, उनको वीजा मिलते समय परेशानी आती है, तो कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जो इन लोगों के साथ हैं, उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसी को लेकर के ये समिति गठित करने की बात कही है सॉलिसिटर जनरल। शुक्रिया विकास, इस तमाम अपडेट्स के लिए। अपने आप में बेहद संवेदनशील मसला और सरकार की अपनी राय है, उसके आधार पर अब बात आगे बढ़ती नजर आ सकती है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को राजोआना की दया याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा है। राजोआना लगभग 27 साल से जेल में बंद है। उसने दया याचिका के लंबे समय से पेंडिंग रहने का हवाला देकर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को कल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट कल इस अर्जी पर सुनवाई करेगा। कल ही इस केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत की अर्जी की दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लगी है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की कथित हत्या से हंगामा शुरू हो गया है। भाजपा ने आज 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। भाजपा ने इस हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा ने कहा है कि टीएमसी इस महीने होने वाले पंचायत चुनाव को जीतने के उद्देश्य से इलाके में डर का माहौल बना रही है। इसके मद्देनजर उसने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न तेज कर दिया है।
और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। प्रसन्नजीत, कोलकाता या कहा जाए पश्चिम बंगाल की बात अगर की जाए तो राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार ममता सरकार सवालों के घेरे में है, टीएमसी भी। बिल्कुल, देखिए पहले तो एक इंफॉर्मेशन दे दे कि जो डेड बॉडी है उसको दोबारा पोस्टमार्टम करने की आदेश दिया गया अदालत की तरफ से और पोस्टमार्टम किया जाएगा सेना अस्पताल में, कोई स्टेट गवर्नमेंट की किसी अस्पताल में नहीं, सेना अस्पताल में। ये मांग कल ही रखा गया था लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि पूरे पूर्वी मेदिनीपुर में 100 जगह पर 1 घंटे के लिए रास्ता रोको की एजिटेशन रखा गया था बीजेपी की तरफ से। उसी को लेकर पूरे जिला में ये स्थिति पैदा हो गया। लेकिन ये आप सच कहे, अगर कल 2 मई निकल गया और अगर 2021 की 2 मई की बात करें, जिस दिन चुनाव का विधानसभा चुनाव का नतीजा निकले थे, उससे उस 2 मई से कल 2 मई तक अगर करें तो कम से कम 70 के आसपास लोगों की, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुए है, चाहे वो कारण जो भी हो। लेकिन किसी का भी ठीक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जो जांच होना चाहिए वो हुआ नहीं। अभी सारे के सारे जांच सीबीआई की हाथ पे है अदालत के आदेश के बाद। अभी सीबीआई का जांच में क्या नतीजा निकले ये तो आगे जाके देखेंगे हम लोग। लेकिन कहानी यह है कि 70 के आसपास लोग, और पिछले 2-3 महीनों से जब से पंचायत चुनाव की बारे में बताया जा रहा है कि हो सकता है अगले 2-1 महीनों में, तो कम से कम 12-13 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो चुके हैं और अजीब अजीब स्थिति में ये मौत हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हम पिछले 2 साल से पोस्टपोल वायलेंस या पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में बात कर रहा है, तो वो थामने की कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जी, तो पंचायत चुनाव हो रहे थे उस वक्त बहुत सी ऐसी सीटें थी जो कि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो सत्ताधारी दल था उसके प्रत्याशी मैदान में थे, विपक्षी प्रत्याशियों को अपना पर्चा भरने का मौका भी नहीं दिया गया था। इस स्तर की तमाम खबरें निकल के आई थी। ऐसे में डर का माहौल बनाने की बात बीजेपी लगातार कर रही है टीएमसी के द्वारा, और आज का बंद कितना कुछ असर? हाँ, देखिए एकदम सही है, ये खबर निकल के आने की बात नहीं है, ये एकदम सही है कि मोर देन 30% सीटों पे ऑपोजिशन को पिछले बार चुनाव में नामांकन डालने का मौका ही नहीं दिया गया था और बाद में थोड़ा बहुत ऑनलाइन के थ्रू देने की कोशिश किया गया था अदालत के आदेश के बाद। तो जाहिर सा है, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि नॉर्थ दिनाजपुर में, उत्तरी बंगाल में, वहां पे कालियागंज बोल के जगह पे एक स्थिति पैदा हुआ। अब पूर्वी मेदिनीपुर में ऐसा स्थिति, एक तो मोयना, जहां पे एक बात बता दूं कि वहां पे विधायक है पूर्वी अंतर्जातिक इंटरनेशनल क्रिकेटर अशोक दिंदा, तो वहां पे तो पूरी तरह से 100% बंद का असर देखने को मिला है। और सिर्फ मोयना विधानसभा एरिया में नहीं है, पूरे पूर्वी मेदिनीपुर में आज लोग गुस्से में बाहर आ चुके हैं और जगह जगह पर रोड ब्लॉकेट की ये जो एजिटेशन है इसको मनाया है इन लोगों ने। और एक खबर यह है कि अभी मुझे मिला कि प्रदेश सभापति सुकांत मजूमदार, उन्होंने मोयना के लिए कोलकाता से रवाना हो गए हैं और शुभेंदु अधिकारी जो एलओपी है वो कुछ ही देर में कोलाघाट बोल के एक जगह है पूर्वी मेदिनीपुर में, वहां पे एक पत्रकार सम्मेलन करेंगे। प्रसन्नजीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। फसल का कण-कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।
3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम के दौरे पर हैं। उन्होंने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। बाद में उपराष्ट्रपति मणिपुर के इम्फाल में धनमंजूरी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। That we must always and ever take pride in being Indians. We must always be proud of our historic achievements and accomplishments. It is gratifying to note that your university has emerged. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत का विशेष स्थान है, जिसका श्रेय हमारे दूरदर्शी नेतृत्व और जनता को जाता है। India happens to be the fastest growing large economy in the world. We happen to be a favored global destination of opportunity and investment, as was indicated by the Honorable Governor. In September 2022, we had the distinction to attain the status of 5th largest global economy. And what was the icing on the cake? In doing so, we overtook our erstwhile colonial masters. A great achievement, a tribute to visionary leadership and hard work of our people. भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि दिल्ली आबकारी घोटाले के सभी साजिशकर्ता आज बेनकाब हो गए हैं और वे अदालत के सामने भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये भी सामने आ गया है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही घोटालों से जुड़े तमाम फैसले लिए गए थे। जो समाचार आए हैं कल न्यायालय के माध्यम से, जिसमें यह तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि अब जो कुछ बातें उन लोगों ने बंद कमरों में की थी, अब वो सार्वजनिक होती जा रही हैं और न्यायालय के समक्ष भी आती जा रही हैं। यह बात अब प्रामाणिक रूप से सामने आ रही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी के सचिव के अरविंद ने बताया था कि सीएम की उपस्थिति में विधिवत यह निर्णय हुआ कि 2% से बढ़ाकर 12% किया जाएगा, जिसकी कोई भी आधिकारिक कारण अथवा कोई फैक्चुअल बेसिस अवेलेबल नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि दिल्ली के तमाम बार और रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग बदलने को लेकर उनकी होटल मालिकों से क्या डील हुई थी। केजरीवाल जी और उनके संसदीय दल के नेता दोनों को यह जवाब देना चाहिए कि क्या टाइमिंग को बदलने का जो निर्णय हुआ था वो रेस्टोरेंट ओनर्स के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक डील के तहत हुआ था। यह उत्तरोत्तर बात स्पष्ट होती चली जा रही है, एक के बाद एक फैक्ट के साथ, कि अब पैसे का इन्वॉल्वमेंट कमीशन बढ़ाने से लेके, सरकार के राजस्व को सैक्रिफाइस करने से लेके, सीधे रेस्टोरेंट के ओनर्स के साथ धन इकट्ठा करने तक के आरोप आते जा रहे हैं।
मुंबई में आज फिक्की फिल्म्स 2023 का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अपूर्व चंद ने कहा कि एनिमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्षेत्र में छात्रों को स्कूल स्तर से ही तैयार करने के लिए मंत्रालय ने योजना शुरू की है, जिसका लाभ इंडस्ट्री को मिलेगा। How do we get our young people to be trained into areas where the industry needs? And for that, last year we created the AVGC task force. The finance minister announced it in the budget. The report is submitted, and now we are going to come out with the AVGC policy and create an AVGC mission so that we can take the vision forward. We can work right from the school level into skilling our children, and in the curriculum introduce courses for animation, visual effects, so that in the computer courses and in their computer courses and co-curricular activities, whatever they do in terms of graphic arts and others, they can do using software, and then they can grow up into animators and creators of stories in animation and visual effects. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद ने कहा कि फिल्म हेरिटेज मिशन के तहत 500 करोड़ रुपए के सभी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं और पुणे में इसके लिए जोरों पर काम जारी है। 5000 से ज्यादा फिल्मों में डिजिटलीकरण का काम जारी है। ये 350 करोड़ के फिल्म रेस्टोरेशन का काम भी जारी है। Film heritage mission. We have given all the contracts have been awarded, more than 500 crores worth, and the work is going on at Pune at a fast pace. We have a target of digitizing 5,100 or so reels, of which 2,435 are feature films, 2,760 are shorts, and already till now about 1,400 films and 1,100 shorts have already been digitized. Restoration contract, which was the largest of the contract, almost 350 crore, that has also been awarded. We are going to do 2,253 films, of which 1,145 feature films and 1,100 shorts. This is what the government is doing, and we have arrived at this number of films and shorts after going through a rigorous process of committees, national awards, and whatever we feel as the heritage. What I would like to call upon the film industry today, and what I have been discussing with my team, is that there are still a number of films and shorts which have been left behind, which are not part of our mission. Can we launch a program where fans like you come up and say that I am a fan of this film, and this should be restored, this should be digitized, and you pay for it. So I think we will come up with a program like that people and fans pay for a film, and that can be restored and that can be digitized at resources which we have set up, and then we keep it in our vaults for safekeeping and for posterity. So we hope to launch this program soon. सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक लगभग 3400 से अधिक भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। अभियान के तहत 231 भारतीय कल शाम को अहमदाबाद पहुंचे थे। उनमें से करीब 208 लोग गुजरात के ही रहने वाले हैं। वहीं 13 पंजाब और 10 राजस्थान के लोग रहने वाले थे। अहमदाबाद में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सऊदी अरब के जेद्दा से एक विशेष उड़ान के भारत पहुंचे स्वदेशियों का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इसके अलावा 116 यात्रियों के साथ वायुसेना का एक विमान पोर्ट सूडान से जेद्दा पहुंच रहा है। भारत सरकार ने बीती 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी, जिसके तहत भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों का एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा जिले के पिशनाड माछिल इलाके के पास आतंकियों की उपस्थिति की खबर लगी, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। एनडीएमसी के हजारों कर्मचारियों के लिए आज एक बड़ा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के 4500 कर्मचारियों को नियमितीकरण नियुक्त पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज शाम राष्ट्रीय राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। इससे पहले फरवरी में गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर एनडीएमसी के 4500 नियमित मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करने की जानकारी दी थी।
कर्मचारी एनडीएमसी में अपने नियमितीकरण के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने अपने जीवन के 20 से 25 साल एनडीएमसी में काम करते हुए बिताए हैं और गरीब परिवारों से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं व्यापार जगत से जुड़ी क्या है आज की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एडीबी की 56वीं वार्षिक बैठक के मौके पर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के गवर्नर हयाशी नोबुमित्सु से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देशों की ताकत और पूरकताओं का लाभ उठाने के लिए एग्जिम बैंक, NIIF और भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ JBIC के जुड़ाव को प्रोत्साहित किया। वित्त मंत्री ने PLI योजना, NIP, GST में सुधार और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC जैसे निवेश की सुविधाओं के लिए भारत सरकार की पहल की बात की और आशा व्यक्त की है कि JBIC इस सक्षम वातावरण का उपयोग भारत में समुद्री उत्पादों और समुद्री शैवाल प्रसंस्करण के विस्तार के अवसर के रूप में करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में मत्स्य क्षेत्र की ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से विकसित भारत सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला और JBIC की पैकेजिंग से समुद्री प्रसंस्करण के माध्यम से भारत में निवेश करने का आग्रह किया। चर्चा के दौरान JBIC के गवर्नर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को JBIC ने पहले ही भारत में बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्रों में $5 अरब का निवेश किया है और कहा कि JBIC भारत में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी अवसरों की तलाश कर रहा है। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने कल इंचियोन में एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष मायासुत्सुगु अस्कावा के साथ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। निर्मला सीतारमण और अस्कावा के बीच यह वार्ता ADB की 56वीं वार्षिक बैठक के इतर हुई है। वित्त मंत्री ने इस मुलाकात के दौरान ADB अध्यक्ष से अधिक रियायती जलवायु वित्त के साथ भारत का समर्थन करने का आग्रह किया। वहीं असाकावा ने कहा है कि बैंक रुपए मूल्य में बॉन्ड जारी कर कोष जुटाने के विकल्प पर विचार करेगा। असाकावा ने कहा है कि हम विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण की बढ़ावा देने को इच्छुक हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने सियोल में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि भारत में महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को जिस तरह संभाला वह एक मिसाल है। We are noticed because we are the fastest growing economy, a large economy, and not for just this year, even for the coming year. We are also noticed for the way in which we've handled the economy during the pandemic and immediately after that for the revival's sake. Tomorrow, in fact, in the ADB Governors Seminar, that is the topic on which we are expected to contribute. If Southeast Asia, East Asia can contribute towards global growth, what are the kind of things that we need to place emphasis on? And will balancing revival, a stable revival and a sustainable growth, will that be a challenge? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ADB की 56वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। वित्त मंत्री ADB के संचालक बोर्ड की 56वीं सालाना आम बैठक में भाग लेने के अलावा निवेशकों को भी संबोधित करेंगी तथा द्विपक्षीय बैठकों में भी वो शामिल होंगी। इसके अलावा वे वैश्विक अर्थशास्त्रियों और ADB के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। नई दिल्ली में आज मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन की शुरुआत हुई। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय स्तर के इस अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि आज हम अपने पशुपालकों और मत्स्य पालन करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सीधे मदद करने में सफल हो चुके हैं। जहां गांव में 20 फैमिली की ही आबादी थी और उसके बाद कोई गांव ही नहीं था, वहीं से फिर 200 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था, मगर वहां भी पशुपालन करने वाले थे और वहां के लोगों का जीवन यापन पशुपालन पर ही निर्भर था, ऐसा कहूं तो भी गलत नहीं है।
और वहाँ के लोग फिशरीज भी करते थे। तो ऐसे दुर्गम विस्तार में भी जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को याद करके उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने का जो हमारे प्रधानमंत्री श्री ने निर्णय लिया है, ये भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र को एक तरह से सपोर्ट देने का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जाए, साथ ही पशुपालकों और मत्स्य पालकों के जेब में सीधा पैसा पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री जी का ग्रामीण अर्थतंत्र को मदद करने का, छोटे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने का निर्णय है, उसको हम धरती पर उतार कर एक बहुत ही अच्छे भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाने के काम में हम सहयोग कर रहे हैं। इस भूमिका के साथ आप सब लोग काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अच्छे परिणाम हमको अवश्य मिलेंगे। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने आज से 5 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। गो फर्स्ट की उड़ानें अचानक रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिकट बुक कराने वाले यात्रियों ने नाराजगी भी जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक गो फर्स्ट एयरलाइंस लंबे समय से आर्थिक परेशानी का सामना कर रही है। ऐसे में तेल कंपनियों के बकाया का भुगतान न कर पाने के कारण ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 3 मई थी, लेकिन ईपीएफओ ने अब इसे बढ़ाकर 26 जून 2023 तक कर दिया है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोगों के बीच काफ़ी भ्रम बना हुआ था। इससे लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने में समस्या आ रही थी। इस वजह से अब हायर पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसके लिए अब तक केवल 12 लाख आवेदन मिले हैं। सड़क परिवहन विभाग ने फास्टैग से दैनिक 193 करोड़ रुपए से अधिक टोल संग्रह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने की 29 तारीख को एक दिन में 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। फरवरी 2021 में सरकार द्वारा फास्टैग को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद फास्टैग कार्यक्रम के तहत टोल प्लाजा की संख्या 770 से बढ़कर 1228 हो गई है, जिसमें 339 राज्य टोल प्लाजा शामिल है। उपयोगकर्ताओं के बीच लगभग 97% की प्रसार दर और उन्हें 6.9 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जाने के साथ इस प्रणाली ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शुल्क प्लाजा में प्रतीक्षा समय को कम करके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को काफी बेहतर बनाया है। अब बारी हमारे अगले सेगमेंट न्यूज लेंस की। वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। एमएसएमई के लिए सरकार द्वारा विवाद से विश्वास एक एमएसएमई को राहत योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। आज के न्यूज लेंस में जानिए आखिर क्या है ये पूरी योजना। मानव इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक कोविड-19 महामारी का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई पर इस महामारी का अधिक प्रभाव पड़ा है। महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास प्रथम एमएसएमई को राहत नामक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत छोटे उद्यमों को कोविड-19 अवधि के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होने के मामले में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा जब्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या बिड सिक्योरिटी को वापस किया जाएगा। योजना के तहत सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को कोविड-19 महामारी के दौरान जब्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी और नुकसान के एवज में काटी गई राशि का 95% वापस करने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक योजना के तहत दावा जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। हालांकि योजना के तहत दावा प्रस्तुत करने वाले एमएसएमई को एक पंजीकृत इकाई होना जरूरी है, भले ही वो किसी भी श्रेणी की वस्तुओं और सेवाओं के लिए पंजीकृत हो। साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए दावा पेश किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट 19 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच होना चाहिए। बता दें कि इस योजना के तहत परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी का दावा गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम के जरिए किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब देखते हैं इस वक्त खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्रेम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। अगर बात की जाए तो इस वक्त आईपीएल का खुमार सर चढ़ के बोल रहा है सभी के। बिल्कुल आनंद, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी कड़ी में दो मुकाबले जो हैं वो आईपीएल में खेले जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दो मुकाबले आयोजित होंगे। दिन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगी। आज लखनऊ की टीम पिछले मैच में सीएसके के हाथों मिली हार का हिसाब चुकता करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले दो मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा था। चेन्नई की कोशिश लखनऊ के खिलाफ इस मैच को अपने नाम करते हुए जीत की पटरी पर लौटने की होगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा था, तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो मुकाबला है वो किस तरह का रहने वाला है। ऐसे में लखनऊ की टीम भी आज अपनी छठी जीत की तलाश में मैदान पर उतरने की कोशिश करेगी। वहीं आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 5 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि उसे 4 में हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत और 4 में उसे हार मिली है। दोनों टीमों को पिछले मैच में जीत हासिल हुई थी। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी दोनों टीमों के बीच रोमांचक भिड़ंत होने की पूरी उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं कल खेले गए मुकाबले की। आईपीएल 2023 के 44 मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रन से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 130 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 125 रन बना सकी। इस मैच के हीरो रहे अमन और ईशांत शर्मा। अमन ने इस मैच में अर्धशतक लगाया। वे 44 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं ईशांत शर्मा ने इस मैच के आखिरी ओवर में 12 रन बचाए। अब बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। ताशकंद में चल रही मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज भारत के निशान देव रिंग में उतरेंगे। ये मुकाबला आज शाम 5 बजे खेला जाएगा। इससे पहले खेले गए मुकाबलों में टोक्यो ओलंपिक और 2019 एशियाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके आशीष चौधरी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हर्ष चौधरी 86 किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के बिली मैकलिस्टर के खिलाफ मुकाबला 0-5 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ लायनल मेसी हैं। फोर्ब्स पुरस्कार राशि, वेतन, बोनस और प्रायोजन सौदों के आधार पर कमाई के अनुमानों की गणना करता है। देखिए रिपोर्ट। फुटबॉल के मैदान पर एक शख्स जो हमेशा छाया रहता है, वह नाम है पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। रोनाल्डो अपने खेल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और हर युवा उभरता सितारा उनके जैसा ही बनने की चाहत रखता है, फिर चाहे बात उनके खेल की हो या फिर उनकी कमाई की। दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। फोर्ब्स की ऑन फील्ड कमाई के आंकड़ों में 1 मई 2022 और 1 मई 2023 के बीच अर्जित सभी पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस को इसमें शामिल किया गया है। यानी एक बार फिर रोनाल्डो का दमदार प्रदर्शन न केवल फील्ड के अंदर बल्कि इसके बाहर भी देखने को मिला है। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कमाई के मामले में दुनिया के शीर्ष एथलीट हैं। उनकी ऑन फील्ड कमाई 46 मिलियन डॉलर है, जबकि ऑफ फील्ड कमाई 90 मिलियन डॉलर है। रोनाल्डो ने जनवरी में सऊदी अरब के क्लब अल नासर में शामिल हो गए थे। रोनाल्डो कई विज्ञापनों के माध्यम से भी कमाई करते हैं। इस कड़ी में दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी का नाम है। उनकी कुल कमाई 130 मिलियन डॉलर है। इसमें ऑन फील्ड कमाई 65 मिलियन डॉलर है, जबकि ऑफ फील्ड आमदनी 65 मिलियन डॉलर है। वैसे मेसी ने अक्टूबर के महीने में प्ले टाइम नाम के एक इन्वेस्टमेंट फर्म भी लॉन्च की है। कमाई के मामले में तीसरा नाम किलियन एम्बापे का है, जिनकी कुल कमाई फोर्ब्स ने 120 मिलियन डॉलर आकी है।
इसमें ऑन फील्ड कमाई $100 मिलियन है, जबकि ऑफ फील्ड आमदनी $20 मिलियन है। बड़ी बात यह है कि एम्बापे की कमाई ने एक बड़ी उछाल ली है। पिछले साल तक ये फ्रांसीसी फुटबॉलर कमाई के मामले में 35वें स्थान पर था, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात कर लेते हैं सी गेम्स की। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की शुरुआत होने में अब चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में मेजबान देश कंबोडिया में इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चली हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 32वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की तैयारी की ये तस्वीर कंबोडिया की राजधानी नोम पेन की है, जो कि खुद को तैयारी के लिबास में संजोकर सामने है। कंबोडिया पहली बार साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। ऐसे में तैयारी का स्तर बेहद ऊंचा दिख रहा है। यहाँ मुख्य तौर पर नेशनल स्टेडियम में इवेंट आयोजित होंगे। 3 दशकों के गृह युद्ध और 2 दशकों तक इससे उबरने का दंश झेलने वाला कंबोडिया इन खेलों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। तैयारी में सबसे जरूरी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, उनके रहने की व्यवस्था और सुरक्षा का बंदोबस्त है, जिसको लेकर हर स्तर पर तैयारी को पुख्ता किया जा रहा है। इन खेलों में 37 खेल आयोजित होंगे, जिसमें 3 पारंपरिक खेलों ओक चक्रांग, जबकि 2 मार्शल आर्ट्स बोकातोर और कुन खमेर भी शामिल है। दरअसल इन खेलों को शामिल करने का मकसद ये है कि इन खेलों से दूसरे देशों से आए दर्शक रूबरू हो सके। वहीं माउंटेन बाइकिंग और लंबी दूरी की दौड़ के इवेंट सीम रीप पोर्ट्स में आयोजित होंगे। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के प्रति लोगों में दिलचस्पी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में आयोजित हो रहे खेल से न केवल जुड़े, बल्कि इसमें अपना भविष्य भी देख सके। इसके लिए कंबोडिया की सरकार ने कंबोडिया के लोगों के लिए टिकट फ्री रखा है। इन खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। 2017 में डेब्यू के बाद ये दूसरा मौका है जब क्रिकेट इन खेलों का हिस्सा होगा। ये खेल 5 मई से 17 मई तक आयोजित होंगे, जहां रोमांच का एक अलग सैलाब साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में भाग लेने वाले देशों को इसकी तस्वीर से रूबरू कराएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो आनंद, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में इस वक्त सुर्खियां बनी हुई हैं। कल यानी गुरुवार से एक नए और लंबे 7 दिन के युद्ध विराम की सहमति बनी है। इस बीच पहले से लागू युद्ध विराम के बीच खार्तूम में हवाई हमले और गोलीबारी जारी रही। दक्षिण सूडान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसके राष्ट्रपति साल्वा कीर द्वारा की गई मध्यस्थता ने दोनों पक्षों को 4 से 11 मई के लिए एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष विराम के लिए सहमत होने और शांति वार्ता के लिए दूतों को नामित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे पहले लागू हुए युद्ध विराम 24 या 72 घंटों के रहे हैं। मंगलवार को भी ओमडू मैन और बाहरी शहरों के हवाई हमले तेज होने की खबरें मिली थीं। 3 हफ्तों के जारी सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्तूम को पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुकी है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है, तो वहीं लगभग 1 लाख लोगों का पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में अब तक 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सीमा पार पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। संघर्ष विराम का उल्लंघन कर राजधानी खार्तूम में गोलीबारी और बम धमाकों के बीच संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि 3 सप्ताह से जारी गृह युद्ध मानवीय संकट में तब्दील हो रहा है। सूडान के गरीब पड़ोसी देश शरणार्थी संकट का सामना कर रहे हैं। गृह युद्ध के कारण सूडान में सहायता पहुंचाने के रास्ते अवरुद्ध हैं, जबकि वहां 2/3 आबादी पहले से ही बाहरी सहायता पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP में पूर्वी अफ्रीका के निदेशक माइकल डनफोर्ड ने कहा कि जोखिम यह है कि वह सिर्फ सूडान का संकट नहीं है, यह एक क्षेत्रीय संकट बनने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक स्वर में बोलने का आग्रह किया है। अपना काम करने के लिए पत्रकारों की नज़रबंदी और कारावास को रोकने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर कोने में प्रेस पर हमले हो रहे हैं। गुटरेस ने रेखांकित किया कि हमारी सारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र और न्याय की नींव है। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व
एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया को एक स्वर से बोलना चाहिए। पत्रकारों को उनके काम करने के लिए हिरासत में लेना और कैद करना बंद करना चाहिए। झूठ और दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। सच और सच बोलने वालों को निशाना बनाना भी बंद करना चाहिए। गुटरेस ने चिंता व्यक्त की है कि दुनिया के हर कोने में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में कम से कम 67 मीडियाकर्मी मारे गए हैं। पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे स्थान पर आने वाले दक्षिणपंथी उम्मीदवार के समर्थकों ने मतों की गिनती में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। समर्थकों ने मतों की फिर से गिनती की मांग की है, तो वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने कहा कि चुनावी संस्था द्वारा किए गए फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। सैंटियागो ने कहा कि पैराग्वे इलेक्टोरल रिजल्ट ट्रांसमिशन की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि अवैध आप्रवासन में वृद्धि को रोकने के लिए मैक्सिको की सीमा पर 1500 अमेरिकी सैनिकों को जल्द भेजा जाएगा। पेंटागन ने कहा कि इन सैनिकों को भेजने की प्रक्रिया 10 मई से शुरू हो जाएगी। वहीं मैक्सिको ने राष्ट्रपति ने अमेरिकी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि वे अमेरिका मैक्सिको सीमा की सुरक्षा में मदद के लिए सैनिकों की तैनाती पर अमेरिकी सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। कर्नाटके विधानसभा निर्वाचनाय